कल्पना कीजिए, एक पूरा शहर जहां लाखों लोग रहते थे, उन्नत तकनीक, योजनाबद्ध सड़कें, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम, और फिर एक दिन सब खत्म। घर खाली, सड़कें सूनी, लोग गायब, कोई युद्ध नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बस सन्नाटा। 18 अगस्त 1945। एक विमान दुर्घटना की खबर, लेकिन उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं। एक नेता जो आजादी के लिए मर गया, या शायद नहीं मरा। 2011। एक तहखाना जिसमें 1 लाख करोड़ की दौलत मिली, लेकिन एक दरवाजा है जो आज भी बंद है क्योंकि उसे खोलने वाले जिंदा नहीं बचे। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, यह भारत का असली इतिहास है। वो इतिहास जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। आज हम खोलेंगे वो पेंडोरा का बक्सा जिसे खोलने से सबको डर लगता है। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक विलुप्त होना। 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशाल शहर, जहां पक्की ईंटों के घर थे, भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी, योजनाबद्ध नगर विन्यास था। ये शहर इतने उन्नत थे कि आज के आधुनिक अभियंता भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात गायब हो गई? 1920 में जब पहली बार इन प्राचीन शहरों की खुदाई हुई तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी व्यवस्थित रूप से बनी थीं कि हर गली एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। हर घर में स्नान घर था, जल निकासी प्रणाली थी। ये लोग कपास की खेती करते थे, आभूषण बनाते थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे। उनकी लिपिका थी जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह सब कैसे खत्म हो गया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन उत्खननों में कोई बड़े युद्ध के सबूत नहीं मिले, कोई सामूहिक कब्रें नहीं, कोई हथियारों के ढेर नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी सूख गई और पूरी सभ्यता पानी की कमी से खत्म हो गई। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रवासन के सबूत क्यों नहीं मिलते? कुछ शोधकर्ताओं का सिद्धांत है कि किसी भयंकर भूकंप या बाढ़ ने इन शहरों को तबाह कर दिया। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जो अजीब अवस्थाओं में पड़े हुए हैं, जैसे लोग अचानक किसी भयानक चीज से भाग रहे हों। कुछ देहों में विकिरण के चिन्ह भी मिले हैं, जिसने कुछ लोगों को यह सिद्धांत देने पर मजबूर किया कि कहीं कोई परमाणु विस्फोट तो नहीं हुआ था। हालांकि मुख्यधारा विज्ञान इसे अस्वीकार करता है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है, एक पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता बिना किसी स्पष्ट कारण के इतिहास से मिट गई। उनके घर खाली रह गए, उनकी सड़कें सूनी हो गईं और उनकी कहानी अधूरी रह गई। आज भी जब पुरातत्वविद उन खंडहरों में खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है जैसे पत्थर कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन उनकी आवाज समय की धूल में खो गई है। नंबर 2, जतिंगा, पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या का गांव। असम के दिमा हसाओ जिले में बसा एक छोटा सा गांव जतिंगा। मनोहर पहाड़ियां, हरियाली, शांत वातावरण। लेकिन हर साल सितंबर से नवंबर के बीच रात के 7 से 10 बजे के दरमियान यहाँ कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान को चुनौती देता है, तर्क को हिलाकर रख देता है। हजारों की संख्या में पक्षी आसमान से नीचे गिरते हैं, इमारतों से टकराते हैं, जमीन पर आकर भ्रमित हो जाते हैं। यह घटना इतनी रहस्यमयी है कि लोग इसे पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या कहते हैं। सबसे पहले 1905 में यह घटना आधिकारिक रूप से दर्ज हुई जब ब्रिटिश चाय बागान मालिकों ने इसे देखा। स्थानीय जयंतिया जनजातियों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वे तो पीढ़ियों से इसे देख रहे थे। शुरू में उन्हें लगता था कि यह दुष्ट आत्माओं का काम है, कि आसमान में रहने वाली आत्माएं पक्षियों को नीचे खींच लेती हैं। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसे अध्ययन करना शुरू किया, रहस्य और गहरा होता गया। यह घटना सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा इलाका। इस इलाके के बाहर कुछ नहीं होता, सिर्फ विशेष महीनों में होता है, और वह भी केवल अंधेरी कोहरे वाली रातों में। पक्षी अलग अलग प्रजातियों के होते हैं, किंगफिशर, काला बिटरन, टाइगर बिटरन, तालाब बगुले। ये सभी प्रवासी पक्षी नहीं होते, ये स्थानीय पक्षी होते हैं। और सबसे अजीब बात, ये पक्षी केवल रोशनी की तरफ आते हैं। जहां टॉर्च है, लालटेन है, सड़क बत्ती है, वहीं ये आकर गिरते हैं।
वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊंचाई, कोहरा और हवा के पैटर्न मिलकर एक भ्रम पैदा करते हैं। पक्षियों का प्राकृतिक दिशा निर्धारण तंत्र बाधित हो जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ असामान्यता है जो पक्षियों के आंतरिक दिशा सूचक को प्रभावित करती है। कुछ ने सुझाव दिया कि मानसून के बाद जब भूमिगत जलधाराएं बदलती हैं तो अवनाद तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पक्षियों को भ्रमित कर देती हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह समझा नहीं पाता कि आखिर ऐसा सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होता है। भारत में और भी जगहें हैं जहां समान भौगोलिक स्थितियां हैं, लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं होता? और अगर यह चुंबकीय क्षेत्र या अवनाद तरंगों की समस्या है तो यह साल भर क्यों नहीं होता, सिर्फ कुछ विशेष महीनों में ही क्यों? स्थानीय ग्रामीणों ने दशकों तक इन गिरते पक्षियों को पकड़कर खाया, लेकिन अब सरकार और वन्य जीव संगठनों ने जागरूकता फैलाई है। अब ग्रामीण इन पक्षियों को बचाते हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ते हैं। लेकिन रहस्य कायम है। हर साल जब सितंबर आता है, वैज्ञानिक, पक्षी प्रेक्षक, शोधकर्ता दुनिया भर से जतिंगा आते हैं। वे रात भर निरीक्षण करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, लेकिन आज तक कोई निर्णायक उत्तर नहीं निकला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रकृति का एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। शायद कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। शायद प्रकृति के पास अपने रहस्य हैं जो वह हमसे साझा नहीं करना चाहती। जतिंगा आज भी वही है, पहाड़ियों के बीच शांत और खूबसूरत, लेकिन हर साल जब वे रातें आती हैं तो आसमान अंधेरा हो जाता है, कोहरा घिर आता है और फिर शुरू होता है वह अजीब तमाशा। पक्षी आते हैं, रोशनी की तरफ भागते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। स्थानीय बच्चे अब उन्हें बचाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो सवाल सदियों से अनुत्तरित है वह आज भी खड़ा है। आखिर क्यों? प्रकृति का यह खेल है या कुछ और? जवाब शायद उन पक्षियों के पास है, लेकिन वे तो बोल नहीं सकते। नंबर 3, कोहिनूर हीरे का श्राप। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक कोहिनूर 105 कैरेट का यह चमकता हुआ पत्थर आज ब्रिटिश राज मुकुट गहनों का हिस्सा है और लंदन के टॉवर में रखा गया है। लेकिन इस हीरे की कहानी खून, विश्वासघात, हत्या और एक भयानक श्राप से भरी हुई है। कहते हैं कि जो भी पुरुष इस हीरे का मालिक बनता है उसका विनाश तय है। सिर्फ महिलाएं या ईश्वर ही इसे सुरक्षित रूप से पहन सकते हैं। कोहिनूर का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है। हालांकि लिखित इतिहास लगभग 13वीं शताब्दी से मिलता है। पहली बार इसका उल्लेख काकतीयों के पास मिलता है, जो दक्षिण भारत के शासक थे। फिर यह दिल्ली सल्तनत के हाथों में आया, फिर मुगलों के पास। हर बार जब यह हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तब खून बहा, विश्वासघात हुआ, साम्राज्य गिरे। जब बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया तब उसे यह हीरा मिला। बाबर ने अपनी डायरी में लिखा कि इस हीरे की कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। फिर यह मुगल वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा। शाहजहां के मयूर सिंहासन में इसे लगाया गया, लेकिन हर मुगल बादशाह की कहानी दुखद रही। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया, अपने ही बच्चों से दूर रखा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर दोनों लूट लिए। कहते हैं उसी ने इस हीरे को कोह-ए-नूर यानी पर्वत जितना प्रकाश नाम दिया। लेकिन नादिर शाह को भी शांति नहीं मिली। 1747 में उसके अपने अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। फिर हीरा अहमद शाह दुर्रानी के पास गया, फिर रंजीत सिंह के पास, और हर बार जो भी पुरुष मालिक बना उसका अंत दुखद रहा। 1849 में जब ब्रिटिशों ने पंजाब को विलय किया तो 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह से यह हीरा छीन लिया गया। लाहौर संधि के तहत यह आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और फिर यह रानी विक्टोरिया को प्रस्तुत किया गया। तब से लेकर अब तक यह सिर्फ ब्रिटिश शाही परिवार की महिला सदस्यों ने पहना है। रानी विक्टोरिया, रानी अलेक्जेंड्रा, रानी मैरी और बाद में क्वीन मदर। कभी भी किसी राजा ने इसे नहीं पहना। संयोग या श्राप? भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चारों देश आज भी दावा करते हैं कि कोहिनूर उनका है। भारत सरकार ने कई बार इसे वापस मांगा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार का जवाब हमेशा एक ही रहा। यह युद्ध की लूट नहीं था, यह कानूनी रूप से हस्तांतरित किया गया था। लेकिन क्या एक 10 साल के बच्चे से जबरन हस्ताक्षर करवाना कानूनी है?
आज भी जब लोग लंदन के टॉवर में उस हीरे को देखते हैं तो उन्हें सदियों का रक्तपात, विश्वासघात और त्रासदी याद आती है। क्या वाकई में कोई श्राप है या यह सिर्फ संयोगों की एक लंबी श्रृंखला है? जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह इतिहास का एक खूनी गवाह है। नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। 18 अगस्त 1945। कहा जाता है कि इस दिन ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? यह सवाल आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में है, क्योंकि इस कहानी में इतने सारे विरोधाभास हैं, इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं कि सत्य को खोजना एक भूल भुलैया में भटकने जैसा है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक घटना सरीखे व्यक्तित्व थे। जब गांधी और नेहरू बातचीत में विश्वास करते थे, तब बोस ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जापानियों के साथ गठबंधन किया और ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सिर्फ नारा नहीं था, यह एक क्रांति की आवाज थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद बोस को भागना पड़ा और फिर वे गायब हो गए। आधिकारिक कहानी यह है कि वे मंचूरिया जा रहे थे और उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टोक्यो में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां रेंकोजी मंदिर में रखी गईं। लेकिन इस कहानी में इतने छेद हैं कि यह विश्वसनीय नहीं लगती। सबसे पहले तो ताइवान के अभिलेखों में उस दिन किसी विमान दुर्घटना का कोई उल्लेख नहीं है। उस हवाई अड्डे की लॉगबुक में कोई प्रविष्टि नहीं है। जो लोग कथित रूप से उस दुर्घटना में मौजूद थे, उनके बयान भारी विरोधाभासों से भरे हुए हैं। कुछ ने कहा कि विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ ने कहा हवा में, कुछ ने कहा बोस के कपड़े जल गए थे, कुछ ने कहा सिर्फ मामूली जलन थी। और सबसे बड़ी बात, टोक्यो के जिस अस्पताल में कथित रूप से बोस को लाया गया था, उस अस्पताल के अभिलेखों में उनके भर्ती होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। रेंकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, उनकी डीएनए जांच की गई तो पता चला कि वे किसी और की हैं, बोस की नहीं। भारत सरकार ने इस मामले में कई जांचें करवाईं। शाहनवाज समिति, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग, 3 बार जांच हुई और हर बार अलग अलग निष्कर्ष निकले। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि बोस सच में 1945 में मर गए थे। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि बोस सोवियत संघ चले गए थे और स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया के किसी कारावास शिविर में रखा था। कुछ लोगों का मानना है कि वे भारत वापस आ गए और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु के रूप में रहे, गुमनामी बाबा के नाम से। जब 1985 में गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके कमरे में बोस से संबंधित वस्तुएं मिली, उनकी तस्वीरें, वे दवाइयां जो बोस प्रयोग करते थे, पत्र। लेकिन सरकार ने कभी इसकी उचित जांच नहीं की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी 2025 में भारतीय सरकार बोस से संबंधित कई फाइलों को गोपनीय रखती है। क्यों? अगर सच में 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे 80 साल बाद भी गुप्त रखना जरूरी है? नेताजी का परिवार आज भी न्याय के लिए लड़ रहा है, सत्य जानने के लिए, और हम सब आज भी यह सवाल पूछते हैं, नेताजी का हुआ क्या? नंबर 5, पद्मनाभस्वामी मंदिर का तहखाना बी। केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर। जब 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मंदिर के भूमिगत तहखाने खोले गए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस मंदिर में 6 तहखाने थे, ए से एफ तक। जब पहले 5 तहखाने खोले गए तो उनमें से इतना सोना, हीरे, जवाहरात निकले कि विशेषज्ञों ने इसकी मूल्यांकन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी। लेकिन असली रहस्य था 6ठा तहखाना, तहखाना बी। यह तहखाना अलग था। इसके दरवाजे पर 2 विशाल सांपों की आकृति बनी हुई थी। कोई ताला नहीं था, कोई चाबी नहीं थी, सिर्फ कुछ मंत्र उस लोहे के दरवाजे पर खुदे हुए थे। स्थानीय पुजारियों का कहना था कि यह दरवाजा किसी यांत्रिक कुंडी से नहीं, बल्कि एक विशेष नागपाशम मंत्र से खुलता है। एक ऐसा मंत्र जो सिर्फ चुनिंदा साधुओं को पता था, और वह परंपरा अब लुप्त हो चुकी है। 2011 में जब पर्यवेक्षकों ने इस तहखाने के पास जाकर जांच की तो कुछ अजीब चीजें नोट की गईं। दरवाजे के पीछे से हवा की तेज आवाज आ रही थी, जैसे किसी बड़ी खाली जगह से हवा गुजर रही हो।
दरवाजे के पास खड़े तरंग मापक यंत्र ने विचित्र संकेत दर्ज किए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें अजीब ध्वनियां सुनाई दी। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि इस तहखाने को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने वाले लोगों पर भयानक आपदाएं आती हैं। 1930 के दशक में त्रावणकोर के राजा ने एक बार इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। कहते हैं कि जैसे ही उनके आदमियों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू की, अचानक मंदिर परिसर में सांपों का झुंड प्रकट हो गया। उसी रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। राजा घबरा गए और उन्होंने यह प्रयास बंद कर दिया। 1980 के दशक में फिर से एक प्रयास हुआ और उस बार भी कुछ रहस्यमयी घटनाएं हुई जिनके कारण काम रोकना पड़ा। वैज्ञानिक और तर्कवादी इन सब बातों को अंधविश्वास बताते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ भय और कल्पना है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय लिया कि जब तक उचित योजना न हो, जब तक सही विशेषज्ञ न मिले, तब तक तहखाना बी को नहीं खोला जाएगा। आज भी वह दरवाजा बंद है। आज भी उसके पीछे क्या है कोई नहीं जानता। क्या वहां और खजाना है? क्या कोई गुप्त सुरंग है? क्या वहां कोई प्राचीन ग्रंथ है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा के लिए रहेगा। तो दोस्तों, यह थे भारत के 5 अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं। कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, और क्या आपको लगता है कि ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहिए।